मेरी और मेरे देवर की उम्र में सिर्फ 2 साल का फ़र्क था। मेरी आदत थी कि मैं नाइटी पहनकर सोती थी, मगर जब सुबह नहाने लगती तो देवर मुझे देखकर कहता, भाभी एक दिन तो नागा कर लिया करो वरना आप बहुत कमज़ोर हो जाएंगी। देवर की ऐसी बहुधा बातें सुनकर मैं शर्मिंदा हो जाती। मैं जानती थी कि वो किस लिए मुझसे ये बात करता। एक दिन जल्दी में अपनी नाइटी बाथरूम में ही भूल गई। कमरे में आते ही इसी वक्त दोबारा बाहर वॉशरूम की तरफ गई तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि मेरा देवर मेरी नाइटी हाथ में पकड़े देख रहा था। इसे देखते ही मैं शर्म से पानी पानी हो गई और फौरन उसके हाथ में से अपनी नाइटी छीनी और कमरे में आ गई। फिर जब मैं किचन में खाना बना रही थी तो मेरा देवर मेरे करीब आ गया और कहने लगा, भाभी आपके जिस्म की महक तो बहुत ही अच्छी है। इस दिन आपकी नाइटी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। देवर की ऐसी बेहुदा बातें सुनकर मैं तंग आ चुकी थी। एक रात मेरे शौहर ने फ़ोन करके मुझे बताया कि आज मैं लेट आऊँगा। मैंने सोचा कि आज मौका अच्छा है। फिर जब सब घर वाले सो गए तो मैंने देवर के दरवाजे पर दस्तक दी। मुझे देखते ही देवर की आंखों में एक अजीब सी चमक उठी और वो बोला, भाभी आप इस वक्त यहाँ मेरे पास। मैंने कहा, हाँ तुम्हारा भाई आज घर लेट आएगा, इसलिए मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम है। मैं कमरे में जा रही हूँ, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो आकर मेरी बात सुन लेना। ये कहकर मैं अपने कमरे में वापस आ गई। आधा घंटा गुजर गया था मुझे अपने कमरे में लेटे हुए। मैंने पहले ही दरवाज़ा खोला छोड़ दिया था ताकि किसी को शक ना हो कि मेरे कमरे में कोई आया है। इतने में देवर ने हल्की सी दस्तक दी तो मैंने कहा, आ जाओ दरवाज़ा खुला है। वो अगर मेरे पास बेड पर बैठ गया। उस वक़्त मैंने नाइटी पहन ली थी। देवर काफ़ी देर तक मेरे वजूद को देखता रहा, फिर कहने लगा, भाभी आपको क्या बात करनी थी बोले। मैंने उसको एक मोहब्बत भरी निगाह से देखा और उठकर देवर के बिल्कुल पास आकर बैठ गई और उसके दोनों हाथ पकड़ के मैंने अपनी नाइटी के अंदर, नाजरीन आपसे दरख्वास्त है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी दबा दें और लाइक करना ना भूलिएगा, शुक्रिया। मेरे देवर की उम्र में कोई 17 से 18 साल के करीब होगी। मेरा देवर हर वक्त मेरे आसपास फिरता रहता था। वो अजीब सी नज़रों से मुझे देखता था। एक दिन मुझे कहने लगा, भाभी मुझे आपसे एक काम है। इसकी शातिर नज़रें मेरे कमरे में ऐसे ही घूम रही थी जैसे वो किसी ख़ास चीज़ की तलाश में हो। हाँ हाँ कहो क्या काम है, मैं तुम्हारा हाँ हर काम करने के लिए तैयार हूँ। तुम तो मेरे छोटे भाइयों जैसे हो। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। अय्यारी और मकारी उसके चेहरे से साफ आया थी, लेकिन बाज़ाहर वो मासूम बनकर कहने लगा, भाभी मुझे शादी करनी है। अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर देवर जी की शादी के लिए एक लड़की की ज़रूरत होती है भाभी, इसलिए तो आपके पास आया हूँ। मैं अपने देवर की बात समझ गई थी कि वो क्या कहना चाह रहा है। मेरे देवर ने मुझसे कहा, भाभी मुझे आप जैसी लड़की से शादी करनी है। मैं ये सुनकर बहुत खुश हुई कि इसका इशारा मेरी बहन की तरफ था जो कि मुझसे छोटी थी और मेरे देवर के काबिल भी थी। यानी उसकी उम्र में और मेरे देवर की उम्र में सिर्फ 2 साल का फ़र्क था। फिर देवर मुझे खूबियाँ गिनवाने लगा। बोला कि मेरी बीवी में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैंने कहा, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम कहोगे तो मैं बिल्कुल ऐसी ही लड़की तुम्हें ला कर दूंगी, बस शादी करने के लिए हामी भर लो। उसके बाद सारी बातें मुझ पर छोड़ दो। मेरा देवर यह सुनकर खुश भी हुआ, लेकिन साथ ही साथ किसी सोच में भी गुम था। कहने लगा, भाभी आपसे एक बात कहूँ, आप नाराज़ मत होइएगा, लेकिन मैं ऐसी लड़की से शादी करूँगा जो बिल्कुल हूबहू आप जैसी हो। अरे हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी छोटी बहन मिसबा पसंद है। मैंने खुशी से उसे देखकर कहा तो उसने नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं भाभी, आप मेरी बात का मतलब नहीं समझी। फिर वो ये कहकर बाहर चला गया, लेकिन उसके पीछे मैं ये सोचती रह गई कि शायद वो शर्म व हया की वजह से मेरी छोटी बहन का नाम नहीं ले सका, इसीलिए तो शर्मा कर बाहर चला गया, वरना वो मुझसे बात ज़रूर करता। मैंने दिल ही दिल में तहैया कर लिया कि मैं पहले अब्बा से इसके रिश्ते के बारे में पूछूंगी, फिर आकर अपने देवर को खुशखबरी सुनाऊंगी। मैंने शाम को इसकी मर्ज़ी मालूम करने के लिए एक बार फिर उससे कहा कि तुम्हें मिसबा पसंद है, तो वो शर्मा कर बोला, भाभी कहाँ मिसबा, कहाँ मैं, चांद को पकड़ने वाली बात है, मैं खुद को इसके काबिल नहीं समझता। मैं उसकी बात सुनकर समझ गई थी कि इसको मेरी बहन पसंद तो है, लेकिन इसे उम्मीद नहीं कि रिश्ता मिल जाएगा, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। अगले ही दिन मैं अपनी अम्मा के पास गई
और उनसे इस बारे में इनकी मर्जी मालूम की। अम्मा कहने लगी, बेटी हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, तुम्हारा घर है, तुम वहाँ खुश हो तो छोटी भी खुश रहेगी। हाँ अलबत्ता तुम अपने देवर से ज़रूर पूछ लेना कि उसे कोई एतराज़ ना हो। मैंने कहा, अम्मी उसने मुझसे खुद बात की है, उसे भला क्या एतराज़ होगा। मैंने जाकर अपने देवर से दोबारा पूछा तो वह कहने लगा, भाभी आपको मेरी ये बात समझ क्यों नहीं आती। रात का वक़्त था, मैं उसके कमरे में उसकी मर्ज़ी मालूम करने गई थी, मगर उसकी आंखें लाल थी, आंखों में सुर्ख दौड़े थे और अजीब से लहजे में कहने लगा, भाभी मुझे आपकी बहन में कोई दिलचस्पी नहीं, मैं तो बस आपसे मजाक कर रहा था। इसकी ये बात सुनकर मेरा दिल टूट गया था। अगर उसे मेरी बहन ना पसंद थी तो फिर मेरे आगे पीछे फिरने की और मेरी मिन्नतें करने की क्या ज़रूरत थी। अगर उसे शादी करनी है तो फिर कोई लड़की अपनी पसंद की बता देता, कम से कम मेरी बहन की बेइज्जती तो ना होती। मैंने उसे कुछ नहीं कहा और जैसे ही उसके कमरे से निकलने लगी तो उसने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे उसकी यह हरकत बहुत नागवार गुजरी। मैंने अपना हाथ झटक कर छुड़ाया और कहा, होश में तो हो तुम, ये कैसी हरकतें कर रहे हो तुम मेरे साथ, संभालो खुद को, मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम्हें अपना छोटा भाई समझती हूँ। हाँ तो क्या हुआ भाभी, मैं भी आपको अपनी बड़ी बहन मानता हूँ, बल्कि माँ की जगह समझता हूँ। बस मेरा एक वो काम कर दें, मैं समझूंगा आपने मेरा सब कुछ दे दिया। मैं उसकी बात सुनकर फ़ौरन अपने कमरे में आ गई। मेरा दिल बहुत अजीब सा हो रहा था। इतने में मेरे शौहर भी आ गए, मुझसे पूछने लगे, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। मैंने उनकी सारी कथा सुना दी कि आजकल अलीम अजीब सी हरकतें करता है, ज़्यादा देर घर से बाहर भी रहता है। मेरी ये बात सुनकर कहने लगे, एक बात मैंने भी महसूस की है कि वो तुम्हें बड़े गौर से देखता है। देखो है तो मेरा भाई, लेकिन वो बड़ा हो रहा है, तुम उससे ज़रा फासले पर रहा करो। उनकी बात सुनकर मुझे हौसला भी हुआ और तसल्ली भी कि चलो कोई तो मेरे जैसा सोचता है, वरना मेरी नंदे हैं और सास तो अपने भाई को सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा ही मानती हैं, जबकि मैं अंदर से हर एक बात को समझती थी। अगले दिन मेरा शौहर घर पर नहीं था और मैं अपने कमरे में ही मौजूद थी। शौहर की गैर मौजूदगी में ज़्यादातर कमरे से बाहर नहीं जाती थी। मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा देवर खड़ा था। उसके हाथ में एक ट्रे थी, ट्रे में बिस्किट और चाय की प्यालियाँ रखी हुई थी। मैं ये देखकर हैरान हो गई। भाभी हटें आगे से, मैंने मेज़ पर चाय रखनी है। क्यों भाई, ये किस लिए लेकर आए हो, कोई मेहमान है तो उसे ड्राइंग रूम में बैठाओ। अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस छोटा भाई अपनी बहन के साथ बैठकर चाय पीना चाहता है। चलो फिर ड्राइंग रूम में ही चलते हैं, यहाँ बैठकर क्या चाय पीनी। नहीं भाभी, मैंने यहीं आपके साथ अकेले बैठकर चाय पीनी है और आपसे बातें भी करनी है। मैं इसकी बात सुनकर अजीब हैरानी का शिकार थी, लेकिन फिर सोचा कि इसकी बात पर कोई नया मसला ना बन जाए, और वो इस तरह बैठा मेरे पास। खुद तकरीबन चाय पी चुका था। फिर मुझसे कहा, चले भाभी आप भी चाय पी लें, फिर मैं भी जाऊं यहाँ से। मुझे बहुत एहसास नदामत हो रहा था। दरअसल कल मैंने अच्छे तरीके से आपसे बात नहीं की थी, मैं अपनी किसी परेशानी में मुब्तला था, वरना मैं आपसे ऐसी हरगज़ गुस्ताखी ना करता। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये चाय और केक इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आपको ये खाकर एहसास हो कि मैं आपका देवर आपकी कितनी इज्जत करता है। यह सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने खुशी खुशी वो चाय भी पी ली और बिस्कुट भी खा लिए, लेकिन चाय बिस्कुट खाते ही मेरा सर भारी सा होने लगा। मुझे समझ आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अपने देवर का मुस्कुराता चेहरा मेरी आंखों के सामने था। उसी वक्त मेरी सास भी कमरे में दाखिल हुई। सास का चेहरा आखिरी बार मेरी आंखों में था। मुझे बस उसके बाद होश नहीं कि मैं क्या हुआ। जब मेरी आंख खुली तो शाम के 3 बज रहे थे। मेरे शौहर मेरे पास ही बैठे हुए थे। क्या हुआ, तुम बेहोश हुई थी या फिर अचानक नींद आ गई थी। जी हाँ, मुझे बहुत अचानक सख्त ज़ोर की नींद आ गई थी। दरअसल अलीम चाय और बिस्कुट लेकर आया था, वो खाने के बाद मुझे बहुत नींद आ गई। ये सुनकर मेरा शौहर सोच में पड़ गया, क्या वाकई में अलीम तुम्हारे लिए चाय लेकर आया था। मेरे शौहर ने चूंकते हुए कहा, क्या तुमने सारी की सारी चाय पी ली थी। नहीं, मैंने आधी प्याली ही पी थी और बिस्कुट खाए थे। अच्छा, वो प्याली कहाँ है, मेरे शौहर ने मुझसे पूछा। तो मैंने साइड टेबल की तरफ इशारा किया जहाँ पर अभी भी चाय का आधा कप पड़ा हुआ था। मेरे शौहर ने फ़ौरन उसे अपने पास रख लिया और एक बोतल में मुंतकिल कर लिया। मैं उसका जाकर टेस्ट करवाऊंगा, मुझे इस मनहूस पर शक है, कहीं इसने तुम्हें कोई नशावर चीज़ ना पिला दी हो। मेरे शौहर की इस बात ने मुझे मज़ीद परेशान कर दिया था।
वो आपका भाई है, मुझे नशावर चीज़ क्यों खिलाए पिलाएगा? और वैसे भी माँ जी भी इधर ही थी, हो सकता है कि वो मुझे गनूदगी आ गई हो। मेरी बात सुनकर मेरा शौहर दोबारा वापस दरवाजे की तरफ जाते जाते मुड़ गए। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन फिर भी मैं जाकर इसे चेक ज़रूर करवाऊंगा। मेरे जहन में एक चीज़ का शक बैठ जाए तो मैं उसे यूं ही नहीं जाने देता। जब तक उस शक को मैं अपने जहन से साफ ना कर लूं, मैं अपने शौहर की बात सुनकर चुप हो गई थी। लेकिन सच कहूं तो अपनी सास के आने की वजह से मुझे अपने देवर पर कोई शक नहीं था। मैंने जाकर अपनी सास से भी बातचीत की। अगर कोई ऐसी वैसी चीज़ होती तो वो मुझे ज़रूर कहती। ज़ाहिर है वो अपनी बहू की तबाही और बर्बादी तो नहीं चाहती थी। सास मेरी अच्छी थी, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती थी। सो मैंने उनसे बहुत बार पूछा कि आप मेरे साथ थीं। उन्होंने कहा, हाँ बेटी, तुम बेहोश हो गई थी। पता नहीं, अलीम कह रहा था कि भाभी को कमज़ोरी हो गई होगी, इन्हें थोड़ी देर आराम करने दे। लेकिन मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, क्योंकि अलीम के चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी, आंखों में अयारी भी थी। लग रहा था जैसे वो बहुत खुश है और वो कुछ ऐसा हासिल कर चुका है जिस पर उसे बेइंतहा खुशी है। अभी मेरा इस बात पर से ध्यान हटा ही नहीं था कि अगले ही दिन मेरे देवर ने मुझसे कहा कि भाभी, याद है मैंने आपसे कहा था कि मुझे आपसे एक काम है। आज वो काम अन पड़ा है, इसलिए जब आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, चले जल्दी से तैयार हो जाए। वो काले रंग के कपड़े हैं ना, वो पहन लीजिएगा। मैं अपने देवर की बात सुनकर हैरान हो गई थी। ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे बताओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, वरना नहीं। मेरी बात सुनकर उसने अपने सर पर हाथ मारा और बोला, चले अम्मी को बता दें कि आप मेरे साथ जा रही हैं, फिर तो कोई इतराज़ नहीं होगा। आप बहुत शक करती हैं मुझ पर। उसने बड़ी नाराज़गी भरे लहजे से कहा। सो मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि मैं इस तरह की बात करूं। मैं चुप हो गई। मैंने कहा, चलो ठीक है, जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करूंगी। लेकिन यह है कि कपड़ों में अपनी मर्जी के पहनूंगी। मैं सफ़ेद रंग का एक जोड़ा पहनकर आ गई। वो मुतमिन हो गया और हम लोग बाइक पर बैठे और घर से निकल पड़े। चलो अब बता दो कि हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने रास्ते में उससे पूछा। दरअसल भाभी, मुझे एक लड़की पसंद है, और ऐसी वैसी पसंद नहीं बल्कि बेइंतहा पसंद है। पूरी दुनिया में एक वही शख्स है जिसे मैं दिल खोल कर मोहब्बत करता हूँ और मुझे बहुत अजीज़ है। और आपको मैं बताऊँ कि मेरी अम्मी और वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। मैं अम्मी की सोच अच्छी तरह से जानना पहचानता हूँ। अम्मी को ऐसी बहू चाहे जो आपके साथ ट्रक भर के जहेज लाए, मगर मुझे गरीब ख़ानदान से शादी करनी है, और ऐसा नहीं कि बस गरीब ख़ानदान से है। समिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, पढ़ी लिखी और शरीफ लड़की है। ये कहकर वो खामोश हो गया। मैं देख रही थी कि वो बाइक बहुत ही वीरान इलाके की तरफ ले जा रहा था, लेकिन मैं इसकी बातों में खो सी गई थी। अच्छा भाभी, आपसे एक और दरख्वास्त है कि आप उन्हें ये नहीं बताइएगा कि आप मेरी भाभी हैं। आपने वहाँ पर यही कहना है कि आप मेरी माँ हैं। अरे तुम मुझसे इतने भी तो छोटे नहीं लगते। मैंने उसे टोका। नहीं भाभी, इन लोगों को थोड़ी ये बात पता होती है, गरीब लोग हैं। मैं कह दूंगा कि अम्मी अपना बहुत ख्याल रखती हैं, इसलिए नौजवान लगती हैं। मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ी थी, लेकिन ना जाने क्यों वो एक बड़े ही अजीब रास्ते की तरफ बाइक ले जा रहा था। कहाँ तक कि एक वीरान जगह पर आकर उसने बाइक रोक ली। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। अब खुदा जाने अब ये मेरे साथ क्या करने वाला था। मैं तो अपने शौहर से बगैर पूछे इसके साथ चली आई, और अगर इसने मेरे साथ कुछ ऐसी वैसी हरकत की तो मैं इसे कैसे बच पाऊंगी। यहाँ तो दूर दूर तक कोई नज़र भी नहीं आ रहा था। मैं सोच ही रही थी कि उसने मुझसे कहा, भाभी आप बस 2 मिनट रुकें, मैं आता हूँ। और 2 मिनट का कहकर वो गायब हो गया। यहाँ तक कि पूरे 10 मिनट गुजर गए। मैं मारे खौफ के कांपने लगी थी। इतनी वीरान जगह पर मैं अकेली खड़ी थी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। तभी अचानक एक बड़ी सी गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। मेरा दिल तो जैसे धड़कना ही भूल गया था। उस गाड़ी के शीशे नीचे हुए और उसमें से किसी ने मुझे नज़र भर कर देखा। मैं उसी तरह सर झुकाए बाइक के पास खड़ी रही, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। इतने में मेरा देवर भी आ गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि वो वक़्त पर आ गया था। फिर गाड़ी वाला फ़ौरन वहाँ से चलाकर चला गया। ये कौन था? मैंने देवर से पूछा। जाने दे भाभी, खूबसूरत लड़की देखी नहीं, मक्खियों की तरह इकट्ठे हो जाते हैं। आप परेशान ना हो, दरअसल मैं अपनी होने वाली बेगम के लिए मिठाइयाँ लेने गया था। मैं इसकी बात सुनकर मुतमिन हो गई थी। उसने वाकई एक मिठाई का टोकरा हाथ में उठा रखा था। अब मुझे यकीन हो गया कि वो रिश्ता देखने ही जा रहा है।
तकरीबन 15 मिनट बाद हम उन लोगों के घर पहुंचे थे। घर देखकर मैं वाकई बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी। घर क्या था, एक झोंपड़ी या फिर कबाड़ खाना कहना ज़्यादा बेहतर होगा। इस घर में कोई सहूलत नहीं थी। घर में अंधेरा छाया हुआ था। हम लोग गए, हमने सलाम किया तो घर वाले हमारा इस्तकबाल करने बाहर आए। लड़की कमज़ोर सी थी, रंग अलबत्ता गोरा था और खूबसूरत भी लग रही थी, जबकि उसकी माँ का रंग कुछ ज़्यादा खास नहीं था। इन लोगों ने हमें बहुत इज्जत से बिठाया। वो बहुत ही ज़्यादा शरीफ लोग लग रहे थे। मुझे लड़की पसंद तो आई थी, लेकिन उनके घर में बैठने की एक चारपाई भी नहीं थी। पुराने ज़माने की कुर्सियों पर हमें बैठने की जगह दी। मेज़ की जगह एक स्टूल पर चाय पानी रख दिया। मैंने खुद को अलीम की माँ ही बताया। ये लोग मुझे देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि मैंने अच्छे कपड़े पहन रखे थे। सफ़ेद रंग का जोड़ा था, तो उम्र भी ज़्यादा कम नहीं लग रही थी। वो औरत मुझे देखकर खुश हो गई और कहने लगी कि मैं अपनी बेटी के लिए कोई ऐसे ही अच्छे खाते पीते लोगों का रिश्ता चाहती थी, क्योंकि मेरी बेटी ने बहुत गुर्बत देखी है। मैं नहीं चाहती कि इसकी अगली ज़िंदगी भी गुर्बत में गुजरे। मैंने उससे कहा, आप फिक्रमंद ना हो, तुम्हारी बेटी हमारे घर में खूब ऐश करेगी। मेरी बात सुनकर वो औरत खुश हो गई। फिर मेरे देवर ने उनसे कहा, हम जल्दी से निकाह करने के लिए आएंगे, क्योंकि बाकी लोग इस रिश्ते पर राज़ी नहीं होंगे। एक बार जब निकाह हो जाएगा तो फिर सब लोग मान जाएंगे। आप अपनी बेटी को हमारे साथ सादगी से रुखसत कर दीजिएगा। ये बात सुनकर उस औरत को थोड़ी परेशानी हुई थी, लेकिन मैंने उसे तसल्ली दी कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जैसा आप सोच रही हैं, हम इस रिश्ते को आखिरी दम तक निभाएंगे। वो औरत हमारी बहुत ममनून हुई, कहने लगी कि बस ठीक है, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा ही होगा। फिर उसने अपनी बेटी का माथा चूमा। उसे अपनी बेटी के इंतखाब पर फ़ख्र हो रहा था। हम लोग वहाँ से निकले तो मेरा देवर बहुत खुश था। बोला कि भाभी, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन ये बात अपने घर में किसी को भी नहीं बतानी है। मैं इसे निकाह करके घर ले आऊँगा, इसके बाद अम्मा खुद ही मान जाएंगी। आपको नहीं पता कि अम्मा को अभी कितना बुरा लगेगा, इसलिए आपने अभी खामोशी इख्तियार कर लेनी है।